जय हिंद दोस्तों। हम देख रहे हैं घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास। अभी तक हम 46 अध्याय देख चुके हैं। आज 47वें अध्याय के तहत हम देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना 1946। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण किया। तो बात करें कि क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता कब ग्रहण किया था, तो 1945 में ग्रहण किया था। नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने के निर्णय लिया था। तो 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने संवैधानिक सुधारों का निर्णय लिया और उसी के तहत कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। तो कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंच रहा है? 24 मार्च 1946 को पहुंच रहा है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष भारत के राज्य सचिव लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे और उनमें उनके साथ दो सदस्य और हैं। उसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं और एबी अलेक्जेंडर हैं। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स उसमें क्या है? तो अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के हैं और एबी अलेक्जेंडर हैं, वह नौसेना मंत्री हैं। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया, प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने की अधिकार की पुष्टि की तथा प्रांतों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया। तो 3 श्रेणियां कौन थी? अ, ब और स 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। इसके प्रमुख प्रस्ताव थे। इसमें पहला प्रस्ताव क्या था? भारत की एकता बनाई रखी जाएगी। दूसरा प्रस्ताव था मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई। तीसरा था इसमें भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासत शामिल होगी, इसमें मुख्य आयुक्तों के प्रांत सहित। चौथा था इसमें संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया था, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने क्या कहा था? तो इस योजना के संदर्भ में गांधी जी का वक्तव्य था कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब देखते हैं, यहाँ पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पैट्रिक लॉरेंस द्वारा की गई थी, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में पी लॉरेंस बोला गया है। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। तो कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था? 24 मार्च 1946 को। इसके अध्यक्ष भारत के राज्य सचिव लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे तथा 2 अन्य सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर थे। प्रश्न संख्या 2 है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था, तो सर पैट्रिक लॉरेंस द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। प्रश्न संख्या 3 है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो बेबल कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। इनके सदस्यों की बात करें तो पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो सर पैट्रिक लॉरेंस थे जो इसका नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में से कौन भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से
किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? तो कैबिनेट मिशन ने किया था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे और पैट्रिक लॉरेंस भारत के राज्य सचिव थे और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इसने प्रांतों के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया, प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने का अधिकार की पुष्टि की तथा प्रांतों को अ, ब और स तीन श्रेणियों में विभक्त किया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड इसके सदस्य नहीं थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे इसके सदस्य, पैट्रिक लॉरेंस थे और एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो जे एंड्रूज इसके सदस्य नहीं थे। सदस्यों की बात करें, पी लॉरेंस हैं, एबी अलेक्जेंडर हैं, इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। सदस्यों में पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो जॉन साइमन इसके सदस्य नहीं थे। इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो विलियम वुड इसमें सदस्य नहीं थे। पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर इस सभी इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न है, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है, तो ये संबंध कैबिनेट मिशन से है। अगला व्याख्या देख लेते हैं यहाँ। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। ये प्रमुख प्रस्ताव थे। तो कौन कौन सा प्रस्ताव था? इसमें पहला प्रस्ताव, भारत की एकता बनाई रखी जाएगी और मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत मुख्य आयुक्तों के प्रांतों सहित तथा देसी रियासतें भी शामिल होंगी इसमें। और चौथा प्रस्ताव था इसमें, संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा की जाए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति की गई थी इसमें, तो यह कथन गलत है इसके बारे में। इसमें प्रांतीय समूहीकरण की बात की गई थी और भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल की भी बात की गई थी और संविधान निर्माण का अधिकार भी इसमें इसकी बात की गई थी। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे। तो यह कैबिनेट मिशन 1946 की बात हो रही है यहाँ पे। कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। प्रश्न संख्या 15 है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की, यह कथन क्या है? सही है। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्ति का विस्तार किया, तो भारतीय न्यायालयों की शक्ति के विस्तार की बात इसमें नहीं की गई थी, यह कथन क्या हो गया? गलत है। इसने आईसीएस और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया, यह भी कथन क्या हो गया? गलत। यहाँ पे केवल एक सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। व्याख्या देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से लंबी बातचीत हुई। चूंकि भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य भारत की एकता तथा बंटवारे के विषय में समझौता नहीं हो सका, इसलिए शिष्टमंडल ने अपनी ओर से समस्या का हल प्रस्तुत किया। ये प्रस्ताव वायसराय, लॉर्ड बेवल तथा शिष्टमंडल ने एक संयुक्त वक्तव्य में 16 मई 1946 को प्रकाशित किए। लंबे समय की योजना के रूप में कैबिनेट मिशन शिष्टमंडल ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन के अन्य सुझाव निम्नलिखित थे। इन सुझावों में पहला सुझाव था, भारत में ब्रिटिश भारत तथा रियासतों का एक मिला-जुला संघ होना चाहिए जो विदेशी मामलों, रक्षा तथा संचार साधनों की देखभाल करे और उनके लिए कर लगा सके। अगला था, इसमें संघ की कार्यकारिणी और विधानमंडल में ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि होने चाहिए। तीसरा था, इसमें प्रांतों को केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष सभी मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो और शेष शक्तियाँ उन्हीं के पास हों। प्रांतों को छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार हों। इन गुटों के क्या अधिकार होंगे, इसका निर्णय वे स्वयं करेंगे। इसमें अगला है,
इसमें प्रांतों को 3 वर्ग अ, ब, स में बांटने की बात की गई। हिंदू बहुसंख्यक प्रांत मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत एवं बरार संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा वर्ग अ में होंगे। मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत तथा सिंध वर्ग ब में होंगे तथा वर्ग स में बंगाल तथा असम होंगे। मुख्य आयुक्त के प्रांत दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ तथा कुर्ग वर्ग अ में तथा बलूचिस्तान वर्ग ब में सम्मिलित होंगे। इन प्रस्ताव में न्यायालय की शक्तियां तथा आईसीएस में भारतीयों की संख्या बढ़ाने संबंधी प्रावधान नहीं किए गए थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत आया। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए भेजा गया था? नहीं, यह राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए नहीं भेजा गया था। सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। तो यह कथन सही है कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना था कैबिनेट मिशन को। पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरे पर काम करने के लिए, ये भी कथन गलत हो गया, यहाँ केवल 2 सही है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। कैबिनेट मिशन को भारत में ब्रिटिश सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था, न कि पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरे पर काम करने के लिए और न ही एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए। अतः बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक और संशोधित उत्तर कुंजी दोनों में विकल्प सी को सत्य माना है। प्रश्न संख्या 18 है, यहाँ पे नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन क्या है यहाँ पे? कथन है, 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति को वापस ले लिया। तो कथन क्या है? सही है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई, ये भी कथन क्या है? सही है। लेकिन कथन का स्पष्टीकरण यह कारण नहीं कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु आर कथन ए की व्याख्या नहीं है। कैबिनेट मिशन प्लान को बहुत अनिच्छा के साथ कांग्रेस और लीग ने स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन प्लान को बहुत अनिच्छा के साथ कांग्रेस और लीग ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस प्रांतों के गुट बनाने से अप्रसन्न थी और लीग क्या? पाकिस्तान के न मानने पर अप्रसन्न थी। 10 जुलाई 1946 को जब नेहरू ने कहा कि समूहीकरण अनिवार्य नहीं है तथा समूह ब और स के राज्य असम और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत समूह में शामिल होने से इनकार कर सकते हैं, इसके बाद मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिया तथा सीधी कार्यवाही का प्रस्ताव किया। बाद में वायसराय ने कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। इसमें मुस्लिम लीग को भी सम्मिलित होने को कहा गया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु बाद में वायसराय पुनः सुझाव देने पर मुसलमान के हितों की रक्षा के लिए 13 अक्टूबर 1946 के प्रस्ताव द्वारा इसमें सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 19 है, यहाँ पे कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा, यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिसने दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। प्रश्न संख्या 20 है, यहाँ पे वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 तथा लॉर्ड वेवेल 1945 दोनों से वार्ताएं की। प्रश्न संख्या 21 है, यहाँ पे कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अबुल कलाम आज़ाद को मिशन के साथ विचार विमर्श करने हेतु कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्ण अधिकार दे रखा था। 6 अप्रैल 1946 को उन्होंने सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन के सदस्यों से मुलाकात की। संविधान सभा 1946, अगला अध्याय देखते हैं। संविधान सभा 1946। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक में होता है, जिसे बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था।
20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। तो किसका विचार था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगी? तो यह विचार था महात्मा गांधी का। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया। तो उसके बाद एम.एन. राय भी क्या करते हैं, संवैधानिक सभा के विचार का प्रतिपादन किया था। इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद दिसंबर 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। तो संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या कब की गई थी? तो दिसंबर 1936 में और फैजपुर अधिवेशन में। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के प्लान के अंतर्गत किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। तो कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंच रहा है? 24 मार्च 1946 को। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस थे और उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मिशन का उद्देश्य भारत को स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना था, अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे, यानी प्रति 10 लाख लोग पर एक प्रतिनिधि होंगे। मतदाताओं के केवल 3 वर्ग माने गए, सामान्य, मुस्लिम और सिख। सिख केवल पंजाब में थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के लिए विभिन्न प्रांतों से 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। मोहम्मद अली जिन्ना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में होती है और जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि यानी 15 अगस्त को संविधान सभा को भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया। उस दिन इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में इसके अध्यक्ष पद जीवी मावलंकर ने संभाला। ब्रिटिश युग में जीवी मावलंकर 24 जनवरी 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1952 से 56 तक रहे। वे वर्ष 1937 से 46 के दौरान बम्बई प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे थे। प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पे, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो कांग्रेस पार्टी ने 1936 में प्रस्तुत किया था। देखिए विकल्प में यहाँ पे स्वराज पार्टी नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन कांग्रेस पार्टी 1936 हो रहा है, क्योंकि संविधान सभा का विचार इससे पहले 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे विकल्प में न होने के कारण यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी 1936। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 के स्वराज विधेयक में होता है, जिसे बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया। इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद दिसंबर 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। उल्लेखनीय है कि
यदि विकल्प में स्वराज पार्टी 1934 होता तो यही विकल्प सत्य होता, क्योंकि 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग सर्वप्रथम की थी। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। इसके सदस्यों में लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और लॉर्ड एवी अलेक्जेंडर एवं सर स्टेफोर्ड क्रिप्स सम्मिलित थे। इसमें मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस ने यह स्पष्ट किया था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत की संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही कार्यप्रणाली तैयार करना था तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। मिशन के प्रस्तावों के अनुसार संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना था। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? तो कैबिनेट मिशन ने दिया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के ऊपर एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। मतदाताओं के केवल 3 वर्ग माने गए, सामान्य थे, मुस्लिम, सिख कहाँ थे? सिख केवल पंजाब में थे। प्रश्न संख्या 5 है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आरंभ हुई। 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा को भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया। उसी दिन चूंकि इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारतीय संविधान सभा चुनी गई थी। तो यह कथन क्या है? यहाँ पे सही है। व्याख्या देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। मोहम्मद अली जिन्ना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। प्रश्न संख्या 9 है, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? तो यह था समाजवादी दल। भारतीय समाजवादी दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने वर्ष 1946 में संविधान सभा को भंग करने और इसे सामान्य मताधिकार द्वारा फिर से चुने जाने की मांग की थी। समाजवादी नेताओं में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया का कहना था कि संविधान सभा, जिसे प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, यह सामान्य भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसलिए इन नेताओं ने अधिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मांग करते हुए संविधान सभा का पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। इन्हें संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद संभाला था? तो जीवी मावलंकर ने संभाला था। ब्रिटिश युग में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद जीवी मावलंकर ने संभाला। ब्रिटिश युग में मावलंकर
24 जनवरी 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1952 से 56 तक रहे। वे वर्ष 1937 से 1946 के दौरान बम्बई की लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष भी रहे थे। अगले वीडियो में हम देख लेंगे अगला अध्याय अंतरिम सरकार का गठन 1946। अगर पीछे के वीडियो लेक्चर देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सभी लेक्चर देख सकते हैं।